तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से हो रहे हैं। देखिए आप एक बार समझ जाएंगे तो आ जाएगा। और रेन फॉल कर रहा है वर्टिकली। रेन कैसे फॉल कर रहा है बता दीजिए मुझे, वर्टिकली। और वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेते हैं गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड। अगर कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो इस मैन को क्या फाइंड, ऐसे रहेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये फाइंड करना है। या आप पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन दिस मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला, ये इसके हाथ में एक अम्ब्रेला भी रहेगा, तो उसको कौन से डायरेक्शन में रखना पड़ेगा रेन से बचने के लिए। ठीक, तो कैसे करेंगे बताइए। क्या ये अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा, ऐसे करके रख लेगा वो अम्ब्रेला को, तो बच जाएगा क्या रेन से? क्या इसे ऐसे रखना चाहिए अम्ब्रेला को? यस सर। वर्टिकल रखना चाहिए। बताइए वर्टिकल रखेगा तो बचेगा क्या? नहीं सर, नहीं हाँ बचेगा। सर बचे। कैसे? ये तो रेस्ट में रहता तब वर्टिकल रखता है, ये मैन किस में रहता? रेस्ट। तब वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड करेंगे ना, तब रेन से आप बच पाएंगे। इसको कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आपको, देखिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी का क्या ये फॉर्मूला सबको आता है? वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। सही है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? वेलोसिटी ऑफ रेन है डाउनवर्ड है, माइनस जे कैप है। -5j का। इसको 5 और माइनस जे कैप लिखेंगे, और माइनस ये फॉर्मूला वाला, और वेलोसिटी ऑफ मैन 10, कितना है? 10 आई कैप। 10 आई कैप है। तो ये मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल नहीं आ रहा है, मैन के रिस्पेक्ट में ये रेन ऐसा कुछ आ रहा होगा, -5 जे कैप -10 आई कैप। तो ये कैसा वेक्टर होगा देखिएगा इधर, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं? थर्ड। यानी ये रेन ऐसे लगेगा, ऐसे गिरता हुआ दिखेगा इनको, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं क्या? ये वर्टिकल रेन नहीं दिखेगा ये। और इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट -10। यानी इस रेन का एक्स कंपोनेंट अगर आप रिजोल्व करेंगी तो ये वाला पार्ट आएगा 10, और इसका वर्टिकल वाला पार्ट कितना आएगा? -5। -5। तो डाउनवर्ड लिए हैं इसलिए 5 हम लिख दिए हैं। तो पता है उसको वर्टिकल से इतने एंगल पे रखना पड़ेगा। कितना आंसर होगा बता दीजिए एक बार। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 10/5, है कि नहीं? तो tan इनवर्स 2 एंगल पे रखना पड़ेगा उसको अम्ब्रेला को। क्या समझ में आया सबको? ये एंगल निकाल रहे हैं ना, तो tan फाइंड करते समय किधर से एंगल लेंगे? ये हॉरिजॉन्टल पहले लिखेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा। राइट? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर स्पीड पूछता कि वेलोसिटी ऑफ फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका, √5² प्लस 10², है कि नहीं? जल्दी से बताइए क्या सही है, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर समझ। यस सर, समझ आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ऑल क्लियर। तो आपको बस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज करना है ना, और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए अब एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और सर ये आप एक बार वेटिंग रूम चेक करेंगे? क्या चेक करना है? वेटिंग रूम। अच्छा, पार्टिसिपेंट,
एडमिट ऑल, प्रियांश, अनिक सब आ गया है। एडमिट ऑल एडमिट हो गया, ठीक। अब स्टार्ट करें। सर आपने क्या पढ़ाया? सर मैं 10 मिनट से वेटिंग रूम में बैठा हूँ। एक मिनट। हाँ सर मैं भी। हाँ, ये हम स्टार्ट किए थे आज, रेन मैन वाला प्रॉब्लम एक किए थे। रेन मैन ये स्टार्ट किए प्रॉब्लम, ठीक ना। और ये सिंपल सा एकदम किए थे, स्ट्रेट लाइन वाला किए कि एक स्ट्रेट लाइन में एक मैन मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और रेनफॉल हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड करना था कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो बस ये लिखना था, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसी को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है कि नहीं। और वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए उसको लिख दिए थे -5 j कैप। और मैन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसलिए उसको लिख दिए थे 10 I कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट अंडर करके निकाल दिए, है कि नहीं। इसे इतना सा बात हुआ है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या इंक्लाइन प्लेन पे स्टार्ट करें क्या। हाँ सर। अभी देखिए क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन पे एक मैन, अब इससे भी समझ में आ जाएगा आपको। इंक्लाइन प्लेन पे एक मैन आगे ऐसे चल रहा है, आगे की तरफ, और कितने स्पीड चल रहा है, मैन इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विथ स्पीड। इसका कुछ स्पीड है, मान लेते हैं ये इधर की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड। और एंगल बनाया है यहाँ पे, एंगल कितना ले लेते हैं हम, 37 डिग्री लेना है मुझे ये एंगल ऐसे। और ये एंगल हो गया 37 डिग्री, और इधर की तरफ चल रहा है ये स्पीड। एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम मूविंग हॉरिजॉन्टल, अपीयर्स टू हिम। हाँ, तो रेन ड्रॉप ऐसा आ रहा है, देखिएगा कैसे, ऐसे रेन ड्रॉप इसको लग रहा है। ऐसा तो रेन ड्रॉप कभी आता नहीं है लाइफ में, ऐसा तो हम कभी नहीं देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली आ रहा है रेन ड्रॉप। टिल्टेड हो जाता है बहुत, कभी कभी मतलब ज्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है, लेकिन पूरा हॉरिजॉन्टल कभी हुआ है क्या आपके लाइफ में, कभी रेन पूरा हॉरिजॉन्टली आया है क्या। नहीं सर। होगा, बाइक ड्राइव करते समय होता है। बाइक अगर ड्राइव कर रहे हैं तो पूरा ऐसे करना पड़ता है अम्ब्रेला को, है ना, सामने से आता है। फिर भी ये क्वेश्चन है, आइडियल कंडीशन है। तो ये रेन की कौन सी स्पीड है बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, एक्चुअल नहीं है ये मैन को अपीयर हो रहा है ये, ओके। और ये 20 से अपीयर हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से रेन आता हुआ अपीयर हो रहा है। तो यहाँ में देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है 20। और क्या मैं इसे आई कैप लिख सकता हूँ, आई कैप, यस। ठीक है, आगे की तरफ आ रहा है तो इसलिए। अगर मुझे ये लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एक बार बता दीजिए तो जल्दी से, क्या लिखना चाहिए मुझे। मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो 10 आई कैप लिख देना चाहिए क्या? कितना होगा सोच कर बताइए आप लोग, इतना सारा पढ़ लिए रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे क्या लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई जे के। -10 I cap। -10 आएगा। वेरी गुड, -10 आई कैप, 10 क्यों। -10 cos theta 10 cos I theta। cap। सर -10 theta cos I थीटा आई कैप -10 sin थीटा जो। हाँ ये हाँ अभी सही है, देखिए -10 एंगल कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये 37 बनेगा क्या ये, सही। तो -10 cos 37 का वैल्यू कितना होगा, पहले लिख देते हैं, रुकिए, cos 37 आई कैप 4 और by 4। -10 sin 37 जे कैप। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा,
-8 I cap minus -8 I कैप -6 J कैप, ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अब ये हो गया। क्वेश्चन में क्या पहले पूरा कंप्लीट, ये सब तो गिवन है। इफ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 20, अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि ये मैन क्या किया कि रेन को आते हुए देखा तो अपना स्पीड डबल कर दिया। ये मैन उसी इंक्लाइन प्लेन पे 37 डिग्री पे ही ये अपना स्पीड को क्या कर दिया है बताइए, डबल कर दिया इसी डायरेक्शन में, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से अब चलने लगा इधर। तो अभी आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड, अब इस बार रेन कैसा उसको दिखेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्वेश्चन मार्क। मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी, कितने एंगल पे रेन आता हुआ दिखेगा इस मैन को और कितने स्पीड से दिखेगा। स्पीड भी पता करना है रेन का और एंगल भी। क्या क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बताइए एक बार, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? यस। ट्राई करेंगे कि सॉल्व कर दें हम? ट्राई सर करेंगे। दो ट्राई कर। रणवीर, क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? क्वेश्चन में क्या करना है, क्लियर है ना? यस। लोहित, ट्राई कर रहे हैं क्या? यस। ओके। ऋतिक कृष्णा, हो रहा है क्या आपसे? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। उस्मान बताइए, उस्मान क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ सर। ओके, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी किसका? सर? रेन का। रेन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? अब से आज के बाद ऐसे मत बोलिएगा कभी कि वेलोसिटी क्या है रेन का। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बताना है, किसके रिस्पेक्ट में? सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वो तो नहीं दिया हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन नहीं है, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में है कि 10 मीटर पर सेकेंड से मैन मूव कर रहा है ना, तब दिया हुआ है। और 20 से मैन मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ही नहीं गिवन। फाइनल क्वेश्चन में क्या निकालने थे? फाइनली ये निकालना है जो नीचे यहाँ देखिए रेड से हम बॉक्स में जो बंद किए हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन मैन जब 20 से मूव करने लगा तब का बताना है आपको, क्योंकि 10 से मैन मूव कर रहा है उस समय तो गिवन है। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं फिर मैच करेंगे आंसर आप लोग का, मुझे भी आंसर याद नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 20 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी मैंने फाइंड कर रखा है। तो आइए इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा देखते हैं। So can I write velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain minus velocity of man, right? यस। We are solving it for first condition। देखिए फर्स्ट के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं हम, इसके लिए ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। सबका लगभग आंसर 36 और 12 आ रहा है देखिए। तो वी आर जी ये तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं गिवन है, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी अभी मैंने ये फाइंड किया था पिछले बार, वो कितना आया था? -8 आई कैप। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कैप +6 जे कैप हो जाएगा ना? बताइए
अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये गिवन है 20 आई कैप, है ना गिवन? जल्दी से बताइए, किसी को डाउट आएगा तो पूछना है बीच में। अब इससे मुझे देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पूछ रहे थे, किसी ने पूछा था मुझसे, वो मिल गया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया मुझे कितना आया। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए ले जाकर, तो 20 - 8 कितना आया? 20 - 8 12 आई कैप और वो -6 जे कैप। क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गया इनका? अब इसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं, अब तो आसान है। इसमें क्या चाहिए मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। ये तो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सिंपल सा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या ये चेंज हो जाएगा? मैन के स्पीड को इंक्रीज करने से क्या ये चेंज होगा? ये चीज नहीं सर, नहीं सर, चेंज नहीं होगा। तो वो वहीं से कॉपी कर दें क्या ऊपर से? 12 आई कैप -6 जे कैप ये कर दिए, और Change माइनस क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए? इस कंडीशन में रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखें? -16 आई कैप -12 जे कैप। -12 cos 37 का वैल्यू 16 आई कैप हो जाएगा, और इधर 12 sin 37 आएगा, इधर इधर 12 cos आया था, तो 12 sin 37 कितना आ जाएगा? 6। कितना आएगा? -12 आएगा। तो -16 आई कैप और -12 जे कैप। sin 37 का वैल्यू होता है 3/5। 3/5 होता है ना sin 37 का। सर वो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। हाँ वो तो प्लस होगा, लेकिन ये 12 आएगा क्या? ये सर फ्रैक्शन वो 10 sin 37 अगर 6 है मेरा, तो सर 20 sin 37 मेरा 12 हो जाएगा। अच्छा ये वो 20 था, और जो राइट? पहले 20 था, आया था उसका इंटू 2 हो जाएगा। 20 था ये, सही सही। तो ये 20 × 3/5 तो 12 आ जाएगा, राइट, और वो आ जाएगा 16। तो 16 कितना लिखें इसको? ब्रैकेट में है तो माइनस आई कैप और -12 जे कैप, यही बोल रहे हैं ना आप लोग? तो इसको Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना तो सब? अपने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया उसमें भी -8 आई कैप -6 जे कैप होना चाहिए ना? तो हम नहीं लिखे थे क्या -8 आई कैप पिछले बार? नहीं सर, आपने +8 और +6 लिया। ऐसा किए थे क्या? तो था वो सॉल्व करते नहीं सर, सही है। सही किए थे, सर करेक्ट सही है है सर। सर। करेक्ट है हाँ। तो आपने फॉर्मूला में सर माइनस है, इसलिए सर हमारा फॉर्मूला में प्लस हो हाँ तो गया। ये 12 और माइनस में प्लस हो गया 16, तो कितना आ गया ये? 4 आई कैप आया, और जे कैप में कितना आ गया? 28 आई कैप हुआ ना सर, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। प्लस हो गया, तो कितना आया? आप प्लस कर देंगे तो 12 और 16 28 आई कैप, और ये माइनस रह जाएगा और वो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा बताइए? प्लस, ये प्लस हो गया ना, और ये माइनस +6 जे जे कैप। कैप। क्या यही आंसर हो जाएगा मेरा? बताइए। यस सर हमने जे कैप अगर में डायरेक्शन पूछेगा क्यों किया सर? अगर वो हॉरिजॉन्टली आ जाता। हॉरिजॉन्टली तो यहाँ आ रहा था फर्स्ट केस में, इसमें हॉरिजॉन्टली आएगा क्या? इसमें तो फाइंड करना है आपको। फर्स्ट केस में रेन हॉरिजॉन्टली आ रहा था ना। सर इसमें जो और हमने आप इस क्वेश्चन का 37 थीटा एंगल भी ढूंढ सकते हैं। थीटा भी ढूंढेगा, भी रुकिए पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। डाउट बताइए, सर इसका इसमें जो इसका डाउट। हमने 37 डिग्री लिया है वो आपने आपको कैसे पता चला कि वो बेस से लेना है कि परपेंडिकुलर से? अच्छा ये वाला 37 कैसे पता हाँ चला? सर, हाँ। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये 37 है ऐसे, हम्म तो ये भी तो ऐसे ही है, प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ही है ना हम्म ये, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। तो आप उसको यहीं पे ले आइए, मैन को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ला कर दिए खड़ा। हम्म अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये अपोजिट एंगल हो गया कि नहीं? हाँ हाँ सर। इस मैन को यहाँ ले आइए, यहाँ पे समझ गए ना? हम्म मैन का डायरेक्शन, और देखिए ये हॉरिजॉन्टल यही तो है, ये पैरेलल है कि नहीं ये दोनों लाइन, हाँ सर, ठीक है। और ये इंक्लाइन। और डाउट किसी का? नहीं है ना?
अब एंगल कैसे पता करेंगे? अम्ब्रेला इसको होल्ड करना है, कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? वर्टिकल से। तो देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, वर्टिकल से लिखना है मुझे एंगल, तो 28 वाले लिखेंगे, 28/6। क्लियर हो गया क्या? बताइए विवान। यस नहीं समझा सर, वर्टिकल से लेने से 28/6 मतलब ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, रेन मैन के लिए, मैन के रेस्पेक्ट में रेन कैसे फॉल कर रहा है आप बताइए खुद। रेन इस तरह से फॉल कर रहा है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 28 और वर्टिकल कंपोनेंट है 6, यही है ना? हाँ सर। रेन रेस्पेक्ट टू मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इधर की तरफ 28 है वेलोसिटी, और वाई एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ कितना है? 6 है, राइट? तो उसको अम्ब्रेला किधर रखना पड़ेगा? ऐसे हम मान लीजिए कि होल्ड करना पड़ा उसको। तो अगर ये एंगल आपको चाहिए, ये एंगल, तो ये बेस हो गया कि नहीं, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 28/6। और अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता θ2, तो θ2 क्या करते? θ2 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता 6, तो tan इनवर्स हाँ। 6/28 लिखते। क्लियर? सर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सर कौन से फिर कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में अम्ब्रेला मतलब पकड़ना है, θ1 की θ2? वैसे हमेशा वर्टिकल के रेस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग अम्ब्रेला कैसे होल्ड करते हैं? देखिए ऐसे है, तो हम इधर से ऐसे इंक्लाइन करते हैं, है ना, अम्ब्रेला को। हाँ। लेकिन वो एग्जाम में आपको साफ साफ मेंशन रहेगा वहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल दिस मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला, ऐसा दिया रहता है। सर सर तो इसमें सर मैन को लगेगा सर कि रेन उसके नीचे से आ रही है। बिल्कुल नीचे से आ रही है, क्योंकि ये जब 10 से आ रहा था तो हॉरिजॉन्टल आ रहा था, तो और स्पीड बढ़ा देगा तो और इधर से आता हुआ दिखेगा उसको, ऐसे। समझे क्या? हाँ इधर मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाता हुआ रेन दिखेगा। तो ये न्यूमेरिकल है, ये पूरा रियल लाइफ में ऐसे सोचना नहीं है आपको, है कि नहीं? न्यूमेरिकल में डेटा कैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्या ये क्लियर है सबका? बताइए। सर वो उसको हॉरिजॉन्टल क्यों आता हुआ दिखेगा? नहीं हॉरिजॉन्टल मींस सर उसको नीचे से क्यों आता हुआ दिखेगा? क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है ना। तो जैसे आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं, आपके साइड में एक ट्रेन और सेम स्पीड से जा रही है, तो वो रेस्ट में दिखता है कि नहीं आपको? नो तो सर। रिलेटिव में क्या दिखेगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, वो तो फॉर्मूला अब हम लोग को सीखना पड़ेगा। सिंपल सिंपल हम लोग इमेजिन कर लिए हैं पहले कि रिलेटिव में ऐसा हो रहा है कि वी ए बी हो रहा है वी ए माइनस वी बी, है कि नहीं? अब हर एक सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए तो आएगा, आप फील कर पाएंगे उसको, टाइम देंगे बैठ के सोचेंगे तो। लेकिन एक बार हम लोग फॉर्मूला सीख लिए तो यूज करेंगे कि वहीं सोचने लगेंगे? बताइए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। यूज कर। बाद में ऐसे सोचेंगे, है कि नहीं? लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तो कर देंगे सॉल्व। अब ये फर्स्ट टाइम कैसा हो रहा होगा आइए देखते हैं हम। ये हॉरिजॉन्टल अपीयर हो रहा है कैसे, एक्चुअल में कैसे रेनफॉल कर रहा था? एक्चुअली रेनफॉल कर रहा था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्या इसके अकॉर्डिंग कर रहा था रेनफॉल? यानी कि रेन कौन से क्वाड्रेंट में था? 12 आई कैप और 6 जे कैप, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा? 12 आई कैप नहीं, नहीं, फोर्थ। क्वाड्रेंट। मतलब रेन पता है ऐसे ऐसे आ रहा होगा रेन, ऐसे, है ना? क्वाड्रेंट भी बना दे रहे हैं, रेन ऐसे फॉल कर रहा होगा ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो जो रेस्ट में आदमी होता है ना, रेस्ट में जो पर्सन होता है वो अम्ब्रेला को इधर होल्ड करके रखता है कि नहीं? यस। यस लेकिन अगर कोई मूव करने लगा इंक्लाइन प्लेन पे, वो भी अगर कोई इंक्लाइन प्लेन, ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना दी और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे कोई मूव करने लगा, तो उसको यही यही रेन ऐसे आता हुआ रेन ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे, राइट? क्योंकि ये फॉर्मूला बता रहा है मेरा, ऐसा फॉर्मूला सही तो आया है। ये हम फील करके लिखे थे कि फॉर्मूला अप्लाई करके लिखे थे? बताइए तो ये फील करते तो आता क्या? कभी सोचते रह जाते 1 आवर तक, कभी आंसर नहीं आता ऐसे, राइट? यस। तो इजी न्यूमेरिकल जो रहता है ना, उसमें आप इंस्टेंटली आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये हो रहा होगा। और ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, तो समझ लेना है एक बार और अप्लाई करना है प्रॉब्लम में। अब एचसी वर्मा में कौन सा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं? रेन मैन का बहुत सारा क्वेश्चन है।
एक तो एग्जाम्पल ही है ऐसा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है एक बार बता दीजिए तो, ऐसे वर्मा देख के आपके पास है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर निकालिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में सोल्व एग्जाम्पल, ये लास्ट शायद है, लास्ट सोल्व एग्जाम्पल है ऐसा क्या? लास्ट होगा या बीच का कोई होगा? बताइए कितना नंबर है ये? कि एक मैन अम्ब्रेला लेकर पहले दौड़ रहा है, बाद में वो स्पीड इंक्रीज कर देता है अपना अम्ब्रेला, तो कितने एंगल पे उसको सेकेंड टाइम होल्ड करना है? कितना नंबर है क्वेश्चन? एक बार देखकर बताइए HCV। 19। 19 सोल्व एग्जाम्पल 19 है। हाँ सर यही ना, मैन रनिंग ऑन अ हाँ। हॉरिजॉन्टल रोड एट। यस, तो वो भी करना है। मतलब रेन मैन का एक्सरसाइज भी अब सब आपसे हो जाएगा, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कर देना है आपको HCV से। क्लियर है? और मॉड्यूल से भी करना है आपका। नेक्स्ट स्टार्ट करें क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम सर ये HCV का कौन सा क्वेश्चन है? सॉल्व एग्जाम्पल 19। सर इसके बाद पुलिस करेंगे ना? हाँ, ब्लॉक पुल्ली सब करेंगे, वही प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आज। प्रॉब्लम प्रैक्टिस चल रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल। सर आप प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। एक्स्ट्रा तो लिए ना, फिर सैटरडे को करेंगे क्या? अभी ये तो वर्क एनर्जी स्टार्ट करना है, इसलिए लास्ट क्लास में खाली थ्योरी बताए थे ना इसका। अभी न्यूमेरिकल देखिए कुछ कर ले रहे हैं। ये 53 डिग्री एंगल पे है। कितना एंगल है? 53 डिग्री एंगल पे है ये वेज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, और दोनों का कुछ मास देते हैं दोनों का, ये समझिए 10 kg और 2 kg। अब क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ये स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे म्यू क्या है बताइए एक बार? 0 है म्यू, ये गिवन है। और ये ऐसे स्लाइड कर रहा है तो आपको यहाँ का म्यू फाइंड करना है जिससे ये क्या हो, इसमें स्लिपिंग नहीं हो। kg और 10 kg में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ये वाले म्यू का वैल्यू, कौन सा म्यू? यहाँ का म्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू फॉर नो सर स्लिपिंग आप बिटवीन। क्वेश्चन एक और बार पूरा रिपीट कर सकते? इंक्लाइन प्लेन पे एक वेज है रखा हुआ है, 10 kg का वेज है ना, 10 kg, और उस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। वेज और 2 kg का ब्लॉक है। अब मुझे बताइए कि जब वेज स्लाइड करेगा इधर इंक्लाइन प्लेन की तरफ, स्लाइड करके नीचे आएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा वो आप जानते ही हैं, G sin थीटा। क्या ये सबको पता है? यस सर। है ना, कोई G sin थीटा से आता है। मास कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंक्लाइन प्लेन पे है ना यहाँ, और एक बॉल ऐसे स्लाइड होके आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन sin थीटा है कि नहीं? और नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है इधर से बता दीजिए एक बार? mg cos थीटा, राइट? तो आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। लोहित बोल रहे हैं 4 आएगा, आप लोग ट्राई कीजिए। तो इसमें क्या मुझे चाहिए, 2 और 10 kg के बीच स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। म्यू कितना रखें कि स्लिपिंग नहीं हो 2 kg और 10 kg के बीच? फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। सर क्या निकालना है? म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। तो ये स्लिप करेगा कि नहीं, आइए चेक करते हैं।
ये जब मूव कर रहा होगा ब्लॉक, ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इस वेज पे यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे यहाँ पे जाके, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ये बन रहा है कि नहीं। अगर वेज पे कोई पर्सन खड़ा हो गया, ये आप खड़े हो जाएंगे, तो क्या फ्रेम चल रहा है कि नहीं, यहाँ बताइए। फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है ना, तो किधर से सूडो फोर्स लगता है? अपोजिट लगता है, जिधर सिस्टम मूव कर रहा है उसके अपोजिट। यानी क्या इधर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा? हाँ सर। एफ पी लिख दे रहे हैं सूडो फोर्स की तरफ। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक वर्टिकली अपवर्ड होगा, राइट। यस सर। तो ये जो राइट साइड में जो कंपोनेंट आ रहा है सूडो फोर्स का, क्या वो 2 kg ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना चाहेगा? हाँ सर। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? इधर की तरफ एक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता था कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट। तो एक बार बता दीजिए, क्या ये समझ में आया आपको? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे मैंने फाइंड किया? सर वो उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट क्यों नहीं हो सकता? इधर फ्रिक्शन क्यों नहीं? फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिधर स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट, राइट। तो इस 2 kg ऑब्जेक्ट में स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की तरफ कैसे आएगा? कोई किसी ने क्या इसे इधर की तरफ फोर्स दिया क्या? सोचिए, यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा 2 kg पे? एक mg लग रहा होगा नीचे, तो mg का भी कंपोनेंट इधर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे mg एक्ट कर रहा है, राइट। फिर से देखिए, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, अब 2 kg पे क्या क्या फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बना कर दिए। 2 kg पे क्या क्या फोर्स दिखाएंगे? नीचे mg, इस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स? ये वेज नीचे चल रहा है जी साइन थीटा से, तो इस पे सूडो फोर्स, इस पे अगर लिखेंगे आप तो इधर इंक्लाइन के अपोजिट, सर मतलब mg cos थीटा भी लग रहा है ना? कॉस थीटा तो कंपोनेंट है mg का ही। mg कॉस थीटा अलग कोई फोर्स है क्या? नहीं सर, वो दोनों का मिला के मास। सर अगर हम दोनों का एक सिस्टम ऑफ मास अगर हम पकड़ ले तो सर उस पे भी सर एक लग रहा है ना सर mg cos थीटा, और सर वो फिर इंक्लाइन प्लेन उसको नॉर्मल से रिपोर्ट मतलब कर रहा है। लेकिन मुझे दोनों के बारे में लिखना ही नहीं है, मुझे खाली 2 kg को दिखाना है इक्विलिब्रियम में, समझे क्या? पूरे सिस्टम को मुझे थोड़े पूछा है क्या करना है, सिर्फ 2 kg के बारे में मुझे कमेंट करना है, तो मैं सिर्फ 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। पूरे तो पे फोर्स mg आपको sin लास्ट क्लास थीटा साइन थीटा कैसे लगा? बता रहे, लास्ट क्लास में आपको मना किया था कि एक बार में 2-2 3-3 का नहीं लिखना है फोर्स, है कि नहीं। मुझे ये 2 kg का इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो दूसरे पे क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये साइन कैसे आया, ये कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि साइन कैसे आया। देखिए, ये यहाँ थीटा अगर है तो एक ब्लॉक यहाँ ऐसे रखा हुआ है m मास का, तो mg इस पे डाउनवर्ड लगेगा ना, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है mg, ये तो क्लियर है। हाँ अब mg वर्टिकल डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगा, ये भी क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है? 9 परपेंडिकुलर टू प्लेन, ब्लैक वाला लाइन परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, राइट। यस। इज mg ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन? नो सर। mg नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल नहीं होता है, mg अलग फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन अलग फोर्स है। mg तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, ओके। तो mg इधर लगा, अब ये एंगल क्या होगा? रेड वाला जो एंगल हम बना रहे हैं, कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल? सर थीटा। थीटा वो एंगल होगा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो 90 है ऐसे, क्या ये थीटा होगा। अब mg का रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर आएगा mg cos थीटा, क्योंकि इधर एंगल बना है, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा, राइट। अब एक्सेलरेशन नीचे क्या होगा, cos मतलब थीटा। cos थीटा कैसे लिख दिए इसको? इधर मेरे पास एक फोर्स है उल्टा होगा सर, mg sin थीटा होगा सर। उल्टा होना चाहिए।
उल्टा तो नहीं है, कॉस ही होता है। सही है। उल्टा ही होगा सर। सर उल्टा होगा, mg cos थीटा की जगह mg sin थीटा है। सही है। सही है। सर वही आपने तो है। पिछले क्लास में एक्सप्लेन भी किया। एक्सप्लेन किया, फिर से कर रहे हैं। देखिए जिनको लग रहा है कि उल्टा होगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ थीटा इधर इधर से बना है ना, ये थीटा है, इसमें डाउट नहीं है आप लोग को ना। सर समझ गया हाँ। तो जिधर थीटा होगा उधर बेस होगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा? ये बेस। बेस और ट्रायंगल इसको पैरेलली हम शिफ्ट कर दिए यहाँ ब्लैक वाले लाइन को। ओके सर, मैं वो वाला थीटा ले रहा था सर, वो वाला नहीं सर। वो वाला थीटा होगा ही नहीं, वो 90 माइनस थीटा होगा जिसको आप थीटा बोल रहे हैं। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो कहाँ तक बात पहुंच गया हम लोग का? अभी क्या बोल रहे थे अभी? ये क्या, ये जी साइन थीटा समझ में आ गया सबको? सर बट वो 2 kg पे थोड़ा ना लग रहा होगा सर, वो 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा ना। ये जी साइन थीटा, ये वेज पे लिखे हम, वेज पे लग रहा है, वेज पे। 2 kg पे नहीं लग रहा है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 2 kg पे आपको लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बताइए? कैसे स्टेबल? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ये कैसा फ्रेम हो जाएगा? नॉन इनर्शियल, है कि नहीं? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे किधर फोर्स लेते हैं हम? फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। समझ गए आप क्यों लिए? क्या ये भी एंगल थीटा है? ये एंगल ब्लैक से देखिए हम बना रहे हैं, ये भी थीटा होगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल इधर बना है और ये वर्टिकल है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये थीटा ही एंगल था ना यहाँ पे। ये एंगल क्या था? थीटा। तो वो भी थीटा होगा कि नहीं? राइट। तो इस तरह फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा। तो इधर कितना लगेगा? mg साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा। ये नहीं आया समझ में, क्या बताइए? mg साइन थीटा का कॉस थीटा ये क्या है? ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट, जिसके चलते टेंडेंसी आ रहा है ऑब्जेक्ट में, टेंडेंसी आ रहा है मूव करने का। तो क्या फ्रिक्शन का वैल्यू यही होना चाहिए ना? फ्रिक्शन इक्वल होना चाहिए कि नहीं इसके? mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? अगर इस ऑब्जेक्ट को mg sin थीटा Yes, cos sir. थीटा में, हाँ सर mg sin थीटा cos थीटा में आपने मतलब mg sin थीटा का फिर से रेजोल्यूशन किया ना? हाँ, फिर से रिजोल्यूशन किया मैं। ओके। क्यों रिजोल्यूशन किया बताइए एक बार, कौन बताएगा? फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि मुझे फ्रिक्शन के बारे में पूछा है कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। सर हमें तो वर्टिकल कंपोनेंट पता लगाना। वर्टिकल भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू जब लिखेंगे म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल रिएक्शन इस बार mg नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस बार, कौन बताएगा? देखिए इस बार ऐसा कुछ है, sin स्क्वायर थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा और एक और ऊपर लगा, mg cos थीटा लगा, साइन नहीं ना, cos नहीं, इस बार cos थीटा। सर ये आपने म्यू की वैल्यू Sin पूछी है square। कि फ्रिक्शन की? म्यू की वैल्यू पूछे हैं, म्यू। साइन बोल रहे हैं, साइन। अच्छा, mg साइन थीटा का भी cos थीटा, सही बोल रहे हैं आप। रुकिए, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए एक बार बता दीजिए? ये वाला, हाँ, नॉर्मल प्लस mg साइन थीटा तो सूडो फोर्स हो गया, और इसका भी कंपोनेंट लेना है मुझे साइन थीटा। क्या क्लियर हुआ सबका? ये इक्वल टू आ जाना चाहिए mg। डाउट है क्या इस इक्वेशन में? डाउट किसी को? सर n इक्वल टू mg sin स्क्वायर थीटा नहीं होगा? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 चाहिए ना आपको? वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 चाहिए। यस। तो ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक कौन सा है? नॉर्मल है, और एक सूडो का कंपोनेंट है। दो फोर्स है ना ऊपर, और नीचे mg है। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। क्लियर? ओके ओके हाँ सर। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हुआ? अब सर ये mg जो mg sin स्क्वायर थीटा है सर, उसमें m किसका है सर? 10 kg का है कि 2 kg का है कि दोनों का है?
कौन बताएगा? ये mg साइन जो भी m अभी तक हम जो भी m लिखे हैं सब किसका m है? सर सर 2 kg का 2 का है। 2 kg का FBD ड्रॉ कर। क्योंकि सर सब कुछ बट 2 जो kg। हाँ, बोलिए। सर वो तो सर 10 kg के जी साइन थीटा के अपोजिट था ना। क्या क्या बोलते रहते हैं आप बीच में? वो तो फ्रेम हो गया, फ्रेम पे आप चले गए। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा तो हम मास m इंटू ए में क्या लास्ट क्लास में लिखवाए थे? हम फ्रेम का m अच्छा लिखवाए थे क्या? हाँ ये लिखे थे सर याद आया। ऑब्जेक्ट का और ये लिखे थे फ्रेम का, है कि नहीं? हाँ सर। ऑब्जेक्ट का और फ्रेम का। किसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? सर 1 cos माइनस, cos square तो क्या इसे मुझे लिख देना चाहिए mg cos स्क्वायर थीटा नॉर्मल Yes. रिएक्शन को? अब बस काम बन गया मेरा। देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू हम लिख देंगे म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और वो इक्वल आना चाहिए mg साइन थीटा इनटू कॉस थीटा के। यस और नो? तो n तो अभी अभी मैंने फाइंड किया था कितना? mg कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी आ गया है mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, तो म्यू कितना आ गया बताइए? tan थीटा। tan थीटा के इक्वल आ गया। तो ये कितना डिग्री दिए थे? 53। tan 53 कितना होता है? 4/3 53। 4/3 आंसर हो गया। समझ में नहीं आया किसी को? सर मैंने ऐसे ही किया बट सर मैं दूसरे मेथड से किया बट सर मुझे उसमें भी 4/3 आया। सही है, एक से अधिक मेथड से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/3 आया तो सही आंसर। सर जो आपने फ्रिक्शन दिया सर वो इसमें एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए ये इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का लिमिट है कि कितना मैक्सिमम अपोज करेगा। तो जितना एंगल पे स्लाइड नहीं होगा ना उसका वैल्यू आता है tan इनवर्स म्यू। क्या आता है? tan इनवर्स म्यू। मतलब आप समझे क्या? अगर म्यू कोएफिशिएंट है किसी सरफेस का, ये आपके पास एक टेबल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस टेबल पे आप कोई ऑब्जेक्ट रख दिए और ऐसे टेबल को क्या करने लगे? इंक्लाइन करने लगे ऐसे, तो कितने डिग्री तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं स्लाइड करेगा बताइए? tan इनवर्स म्यू तक। कितने डिग्री तक स्लाइड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट? tan इनवर्स म्यू तक। सर मतलब म्यू इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos हाँ हाँ थीटा। हाँ, तो इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, मैक्सिमम एंगल अप टू विच दिस ऑब्जेक्ट is about to slide, just about to slide. Okay, okay? समझ गया एंगल ऑफ रिपोज? कितने एंगल तक वो सस्टेन कर सकता है? मैक्सिमम कितने एंगल तक वो स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उतने एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और उसका वैल्यू आता है tan इनवर्स म्यू। tan थीटा ही होगा क्या? हाँ tan थीटा होता है। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? यस डाउट किसी को? किसी स्टेप में डाउट तो नहीं है? एग्जाम में अब आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम पे बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ सर। अब कुछ और क्वेश्चन? ये तो लास्ट क्लास में किए थे हम लोग। अगर दो ऑब्जेक्ट हो जाए ऐसे, मॉड्यूल में है क्या दो ऑब्जेक्ट वाला? देखिए तो मॉड्यूल में यस सर। है। सर HC बर्नौली सर एंगल ऑफ रिपोज प्लस सर पुलिस पे मिक्स्ड क्वेश्चन है। मिक्स करेंगे वो भी। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए तो मॉड्यूल का 76। मॉड्यूल का कर रहे हैं 76। एक ब्लॉक है ऐसे, फिर उसके सामने एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ए बी, ये वॉल है।
Consider the situation as shown in figure. The wall is smooth but the surface of A and B in contact are rough. मतलब यहाँ का म्यू है लेकिन ये वॉल का म्यू 0 है कि नहीं? The wall is smooth but A and B contact. The friction on B due to A in equilibrium. तो किसे फोर्स पूछ रहा है? फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए और बी में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये बताना है। ए और बी के बीच का ए और वॉल के बीच में सर म्यू मेरा 0 है। हाँ, ये क्या इधर से एफ फोर्स दिए है ना, एफ फोर्स दिया हुआ है। ट्राई कीजिए तो आप लोग। सर मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है? मॉड्यूल का है 76 नंबर। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 76 मॉड्यूल। किधर गया पेन मेरा? क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या क्या पूछा है? द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। यहाँ पे इसका वैल्यू भी हम मान लेते हैं, कुछ दे देते हैं। ये मान लेते हैं 2 है ये, 0.6 लिख देते हैं। 0.6 म्यू का वैल्यू। तो ए और बी के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा? ए बी के बीच फ्रिक्शन निकालना है। तो स्टेप्स कैसे फॉलो करना है? देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, पूरे सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं। कनेक्टेड मोशन में आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पहले क्या कंबाइन सिस्टम लेंगे। तो कंबाइन सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स ए और बी का मास जो भी होगा, तो ये लिख देंगे हम एम ए प्लस एम बी इंटू जी। क्या इतना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड? जल्दी से बताइए, क्या डाउनवर्ड फोर्स इतना लगेगा एम बी बाई जी। अब इस पे अपवर्ड फोर्स, एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स लग रहा है क्या कुछ? इधर से अगर हम देखें तो ये तो 0 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बताइए? 0 है। तो आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, ये फ्रिक्शन यहाँ आने वाला है नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। और ए और बी के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा कि नहीं? ये एक्सटर्नल होगा, बताइए कौन बताएगा? ये इंटरनल हो गया। अच्छा, इसको इंटरनल क्यों नहीं लिया? क्योंकि अर्थ ये एग्जर्ट कर रहा था। अर्थ तो बाहर का ऑब्जेक्ट है ना, है कि नहीं? तो इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी चांस है क्या? कोई फोर्स लगा सकता है क्या अपवर्ड डायरेक्शन में? नहीं लगा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, इधर आप 10,000 न्यूटन भी फोर्स लगा देंगे ना, तो भी ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, ये स्लाइड करेगा ही सिस्टम। यानी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का कोई चांस नहीं है। समझ में आया क्या? तो दिस सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये तो पता चल गया सबको, ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है, राइट? इसका मतलब अगर वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0 है तो नीचे गिरना ही है उसको, गिरना ही है उसको। कितना भी फोर्स। हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शन रहने से नहीं बचेगा वो, क्योंकि पूरे सिस्टम का अगर हम देखेंगे। सर अगर उधर फ्रिक्शन 0 नहीं होता तो सर चांसेस थी ना। हाँ, अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये मुझे पता चल गया कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब फिर भी पूछता है कि कोई फ्रिक्शन कितना लगेगा इन दोनों के बीच, ये ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने दिया है 0.6, नहीं कितना दिए थे? 0.6। और इधर से मान लीजिए 100 अप्लाई कर देते, कितना फोर्स अप्लाई किए? 100। तो ये तो मुझे पता है कि ये नीचे स्लाइड करते हुए नीचे आने लगेगा, रुकेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ म्यू 0 है। यहाँ पे फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगा क्या? इन दोनों सरफेस कि नहीं लगेगा फ्रिक्शन? लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन बताइए? 0.6 into नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन का ये एक आंसर मेरे पास आ गया। ये आंसर देखिए, 0.6 इंटू नॉर्मल कितना लें? इसका मास हम ले लेते हैं
इसका मास सपोज 2 kg है और ये 5 kg का था, तो मुझे इस पे डाउनवर्ड फोर्स मिलेगा 20 और इस पे डाउनवर्ड लगेगा 50। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू 100 लिखें कि म्यू इंटू 20 लिखें? सर म्यू इंटू 20 लिखना 20 चाहिए। लिखना। म्यू इंटू सर, 20 क्योंकि सर वो लिखेंगे N तो ऊपर रॉन्ग वाला हो है। जाएगा, ये रॉन्ग 20 नॉर्मल फोर्स नहीं है ना। ये नॉर्मल थोड़े है 20, नॉर्मल तो ये 100 इस बार लगाएंगे ना आप, तो हाँ सर। तो यहाँ भी 100 उल्टा लगेगा, क्योंकि दिस टू kg इज नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, राइट? 2 kg तो ये हॉरिजॉन्टली मूव 100 नहीं कर रहा है, यानी कि इधर से आपने 100 लगाया तो क्या नॉर्मल भी 100 लग रहा होगा इधर से? लग रहा होगा सर, पर वो सिर्फ 2 kg के लिए कि सर पूरे सिस्टम के? पूरे सिस्टम के लिए क्यों करेंगे? मुझे पूरे सिस्टम पे फ्रिक्शन चाहिए कि 2 kg पे चाहिए? 2 kg। 2 kg पे चाहिए। पूरे सिस्टम में तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो हम सिर्फ 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 2 kg पे एक फोर्स लगा 100 लेफ्टवर्ड, तो इधर से भी 100 लगना चाहिए, बिकॉज 2 kg इज नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, राइट? और इधर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं यही नॉर्मल है ना, इसी को तो नॉर्मल बोलते हैं, mg को नॉर्मल थोड़े बोलते हैं, है कि नहीं? mg तो हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल हो जाता है इक्वल टू, अच्छा इधर से आप 10 न्यूटन लगाए, यहाँ 10 न्यूटन फोर्स, तो और ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या है बताइए तो? 50 न्यूटन। 50 नहीं है, गलत हो रहा है ना। 10 है। नॉर्मल रिएक्शन 10 वॉल लगाएगा इसके ऊपर, वॉल 50 लगा देगा तो ये रहेगा यहाँ पे, इधर से 10 लगा और इधर से 50 अच्छा लग जाएगा, अच्छा, हाँ सर तो ये समझा सर। कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा ये? समझ गई ना? यस। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए कितना है, तो 10 लिखना है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10, नहीं आया समझ में क्या? अब ये इसमें क्वेश्चन, तो सर अगर मैं 1 भी फोर्स लगाऊंगा फिर भी सर वो टिका रहेगा ना सर, क्योंकि मेरा नॉर्मल फोर्स तो सर फोर्स के बराबर होगा। हाँ वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला में आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में बताइए फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 इंटू 20 ये रॉन्ग हो गया कि नहीं? यस। अब कितना होना चाहिए, अब बताइए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0.6 into 100। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? म्यू 0.6 इंटू 100 कर दें तो 60। चैट बॉक्स में मत लिखिएगा अभी कुछ, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है। कितना आएगा ये? 60 आ रहा है, ये आंसर सही है क्या? सबका 60 आया क्या? हाँ फोर्स ऑफ सर पर फ्रिक्शन फ्रिक्शन 60 एडजस्ट आया नहीं कर क्या? लेते और सर फ्रिक्शन बस 20 लगेगा ना? हाँ सर लेकिन वही ये भी लगेगा। रॉन्ग है, सर 60 भी रॉन्ग हो गया, 60 भी रॉन्ग हो गया और ऊपर ये भी रॉन्ग हो गया। अब क्या होगा? 60 क्यों रॉन्ग हुआ, कौन बताएगा? 60 कैसे रॉन्ग हुआ, कौन बता सकता है? सर फ्रिक्शन खुद को क्योंकि एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स। हाँ क्योंकि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। लेकिन क्या यहाँ मैक्सिमम रिक्वायर्ड है क्या? डाउन कितना लग रहा है इस पे? 2 kg का है तो 20 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो 20 ही चाहिए ना, जबकि ये 60 देने के लिए तैयार है, तो मुझे 60 चाहिए ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 20। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस रिलेटिव मोशन सर, सो इनका रिलेटिव 30 न्यूटन का हो रहा है, तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए ना फॉर दोज ब्लॉक्स टू बी टुगेदर। तो इसका अगर आंसर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्या होगा एक्चुअली इसमें, अगर दोनों ब्लॉक का देखें कि रिलेटिव स्लिपिंग आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना है, तो ये हो सकता है कि ये 20 भी करेक्ट नहीं हो आपका। एक बार देख लेते हैं क्या रिलेटिव स्लिपिंग होगा क्या दोनों। हाँ सर। देखते हैं, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दें हम और ये अलग मास का है, मान लेते हैं 2 kg या 5 kg, ठीक, तो इधर से जो फोर्स लगाएंगे उसका तो वर्टिकल से कोई लेना देना है नहीं, तो
ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा बताइए, ये नीचे कितने 50। एक्सेलरेशन से है? 50 नहीं, 9.8 से नीचे आएगा। 50 तो फोर्स हो गया, या 50 जो आप बोल रहे हैं वो फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन बताइए। सर 50 नहीं सर, जी बोला। जी, अच्छा जी, तो ये जी से नीचे आएगा, जी को 10 लिख दे क्या, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये भी नीचे कितने से आएगा, जी। जी 10 मीटर पर जी सेकेंड। माइनस एफ से ना। एफ तो हॉरिजॉन्टल है, एफ का कंपोनेंट वर्टिकल में है ही नहीं। क्लियर? सर फ्रिक्शन निकाला सर हमने। फ्रिक्शन निकालना है, लेकिन फ्रिक्शन कब, एक प्लेन है, रुकिए, इस पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जब इसमें कोई स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा तब लगेगा ना। अभी इस बार मुझे बताइएगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं। दो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखते हैं, दो ऑब्जेक्ट को, एक ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये है। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने दिया 0.6, और ये 2 kg और ये 5 kg, और आपसे पूछा कि फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 kg एंड 5 kg, तो आंसर क्या होगा, जीरो। 0 होगा। अब मैंने इसको भी इधर एक्सेलरेशन, इसे भी एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको भी एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सेम एक्सेलरेशन दोनों को दे दिए, तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्या, अभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ मूव कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसमें मास का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये एक्सेलरेशन गिवन है। हम 10 kg का ऑब्जेक्ट लें या 5 kg का, सबका तो जी ही लगेगा ना नीचे एक्सेलरेशन, है कि नहीं। फोर्स अलग अलग लगेगा, लेकिन क्या एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, हाँ तो एक्सेलरेशन सेम होगा, तो क्या दोनों की हर एक इंस्टेंट पे सेम वेलोसिटी होगी ना, अगर ये रेस्ट से सिस्टम स्टार्ट किया तो। सर, लेकिन सर उसको सर फोर्स भी तो लग रहा है ना सर, तो किस सर पे? हमें उसका रिजल्टेंट लेना पड़ जाएगा सर, सब हम एक्सेलरेशन का। किसका किसका रिजल्टेंट लें, तो जैसे वहां पे एफ फोर्स लग रहा है सर 2 पे, तो सर उसको माइनस आई कैप के डायरेक्शन में F/2 का एक्सेलरेशन भी तो होगा। हाँ वो सब बात नहीं करना है आपको, कितने बार हम बोले कि 2 डायमेंशन, आप एक्स के लिए अलग बात कीजिए, एक्स के डायरेक्शन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वाई को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपोनेंट लेंगे तो 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो हो जाता है। क्लियर? नहीं सर, लेकिन अगर रिजल्टेंट ले लेंगे तो सर उसका तो अलग आ जाएगा। रिजल्टेंट क्यों लेंगे, क्या करने के लिए रिजल्टेंट लेंगे, सर उसका जैसे सर अगर उसका एक्स कंपोनेंट में सर अगर अलग वेलोसिटी है, उसका वाई कंपोनेंट में सर अलग वेलोसिटी है, और अगर 5 का सर एक्स कुछ। कंपोनेंट में वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है वेलोसिटी दोनों का। एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है क्या किसी का, अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ। एक्स डायरेक्शन में दोनों रेस्ट पे है, एक्स में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से, इसमें रिलेटिव स्लिपिंग ही नहीं हो रहा है। स्लिपिंग हो रहा है क्या बताइए मुझे, रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है क्या इन दोनों में, नो सर। नहीं हो रहा। नहीं लग रहा है इसमें, तो रिलेटिव स्लिपिंग ही नहीं हो रहा है, तो ये दोनों अंडर ग्रेविटी दोनों आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट 10 kg ऑब्जेक्ट को हम, और एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किए, तो ग्राउंड पे कौन पहले आएगा, फिर एक साथ। एक साथ आएगा दोनों। 10 kg वाले जितने टाइम में आएगा ना, ये 1 kg उतने ही टाइम में आएगा। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, अगर अर्थ पे है तो 10 kg वाला पहले है। सर वो एयर रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट करें, हाँ एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो 10 kg वाला पहले आ जाएगा, नहीं सर, सर तो सब सेम साथ में आएगा। आएंगे। अगर साथ में आएगा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया तो साथ है। साथ में आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, दोनों साथ में आएगा, तो दोनों का हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, सेम। किसी भी इंस्टेंट पे हम पूछें कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछेंगे तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। क्लियर? सर बट उस क्वेश्चन के केस में सर वहाँ पे सर फ्रिक्शन 0 है, तो सर ये जल्दी पहुंच जाएगा सर नीचे, और सर वो जो 2 है सर जिसमें फ्रिक्शन लग रहा है सर, वो तो छूट ही जाएगा ना उससे, क्योंकि सर वो जी की स्पीड से एक्सेलरेट करेगा और ये जी माइनस एस की स्पीड से, जी माइनस फ्रिक्शन के स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं,
फ्रिक्शन लगना कब शुरू होगा? जब इन दोनों में स्लिपिंग होगा एक दूसरे में, जब स्लिपिंग होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कि ये चाहेगा कि हम आगे निकल जाएं और ये स्लो होगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या कभी कि ये फास्ट हो जा रहा है और ये स्लो हो जा रहा है? कभी भी ऐसा हो पाएगा क्या रास्ते में? बताइए। हाँ सर होगा ना सर, क्योंकि सर उसमें सर जो बॉल के साथ उसका सर फ्रिक्शन है सर, वो तो जीरो होगा, तो सर वो आराम से सर उसको कुछ अपोज नहीं करेगा और सर वो आगे बढ़ जाएगा। और सर ये जो है सर मेरा जो 2 kg मास सर उसके साथ फ्रिक्शन है, तो सर वो पीछे रह जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है कि पहले वेलोसिटी में चेंज आएगा तब फ्रिक्शन आएगा। ये पहले फ्रिक्शन आता ही नहीं है। पहले क्या आता है? रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी आता है तब फ्रिक्शन आता है। समझे क्या? इन दोनों ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगेगा इसलिए स्लो हो जाएगा। फ्रिक्शन बाद में लगता है। पहले क्या होना चाहिए? इन दोनों में स्लिपिंग टेंडेंसी आनी चाहिए पहले, उसके बाद सेकेंडरी वो है फैक्टर कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं। और आप पहले हम मुझे ये बोल रहे हैं कि सर ये आराम से घूमेगा और इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा। फ्रिक्शन लगने से पहले एक बार ये सोचना है कि इन दोनों में किसी का स्पीड कम या ज्यादा होगा क्या? पहले सर स्पीड ओवर टाइम हो जाएगा ना? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो चलिए वो ऐसे इमेजिन करने से नहीं काम चलेगा वैसे, या फील नहीं करना है यहाँ पे। आप लॉजिक मुझे बताइए क्यों इसका फास्ट स्पीड होगा। क्या आपके पास कुछ आंसर है मेरे क्वेश्चन का कि ऐसे लग रहा है कि हो जाएगा, होना चाहिए? ये सब आंसर नहीं है इसका। फोर्स के टर्म में बताना है आपको। मैंने इधर 100 न्यूटन फोर्स लगाया, 100 न्यूटन, और ये नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी आ रहा है 10 मीटर पर स्क्वायर से। तो कौन स्लो करेगा बताइए इसको? 2 kg को कौन स्लो करेगा बताइए? फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन एक्ट करता है पहले इन लोग का वेलोसिटी में चेंज आएगा तब। इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी कम होगी, उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट होगा एक्ट करना। पहले ही फ्रिक्शन नहीं स्टार्ट अगर वो दोनों एक साथ जा रहे तो फ्रिक्शन एक्ट ही क्यों होगा? बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा यहाँ। दोनों सेम स्पीड से आ रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। समझे? हाँ सर। और तो फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करेगा और ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहेगा, दोनों है। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या सिस्टम? नहीं रहेगा। सर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो सर वो जो 2 kg वाला ब्लॉक है सर वो भी स्लिप नहीं होगा। हाँ, उसको स्लिप होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। स्लिप जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहा है तो स्लिप करने का क्या, यहाँ तो स्लिपिंग होगा ही नहीं। दोनों एकदम एक दूसरे में जैसा है वैसा ही यहाँ भी नीचे आ जाएगा, वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। ये 2 kg वहीं का वहीं रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी बोलेंगे तो सेम वेलोसिटी होगी दोनों की। सर मतलब फ्रिक्शन देयर इज अ टेंडेंसी फॉर फ्रिक्शन टू अपोज, बट सर है नहीं वही ना। हाँ, फ्रिक्शन में टेंडेंसी कब आएगा? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना चाहेगा। इसकी वेलोसिटी दे देंगे हम 10 और इसकी वेलोसिटी दे दिए 8। अब फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं बताइए जल्दी? किधर लगेगा, राइट की लेफ्ट फ्रिक्शन? लेफ्ट लगे। लेफ्ट। नीचे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने दी 10 और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की दे दी वेलोसिटी 2। किधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा? राइट। सॉरी लेफ्ट। हाँ हाँ, अब बताइए, सोच कर बताइए सब। राइट की लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। राइट। हाँ देखिए अब कैसे पता करेंगे राइट की लेफ्ट? तो ऊपर वाले में आइए देखते हैं। सर मैं आंसर करूं? हाँ, ये ऊपर जो ऑब्जेक्ट है 10 के, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये फास्ट है, यानी ये आना जा रहा है, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में पीछे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये नीचे वाले के रेस्पेक्ट में फास्टर मूव कर रहा है कि नहीं। तो ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन रोकेगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे इधर लग जाएगा फ्रिक्शन, राइट में लग जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन का क्या क्या काम है? अपोज करना। फ्रिक्शन का क्या काम है? अपोज। इसमें जो ऊपर नीचे 2 के, मतलब आप पहले बताइए 2 kg में क्या टेंडेंसी है स्लाइड करने की? क्या इसको राइट साइड में स्लाइड करने की टेंडेंसी है कि लेफ्ट साइड में? आप एक ट्रक है और ट्रक में पीछे कुछ सामान रखा हुआ है ऐसे, और इसको ट्रक बना दे रहे हैं। रुकिए अब समझ में आएगा आपको। ये मान लेते हैं एक ट्रक है और ट्रक के पीछे कुछ रखा हुआ है और ट्रक मूव करना स्टार्ट कर दिया।
तो इस ब्लॉक में ये अगर रेस्ट में होता तो इसमें गिरने की टेंडेंसी किधर होती, पीछे, अच्छा पीछे, हाँ तो फ्रिक्शन किधर लगता, सामने। आगे लगता कि नहीं। अच्छा ओके। सर वो पीछे सूडो फोर्स है ना? ये तो ग्राउंड पर से हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर से अभी। नहीं सर, जो ट्रक में आपने बिठा दिया। हाँ, ट्रक में बैठ के यहाँ बात करें अगर, तो इस पे पीछे सूडो फोर्स लग जाएगा तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगा, राइट। तो मतलब पहले रिलेटिव निकाल के फिर टोटल फ्रिक्शन। हाँ, पहले चेक करना है कि टेंडेंसी है कि नहीं ऑब्जेक्ट में मूव करने की, ओके। सर आपने सर जो 2 और 10 लिखा है सर वो एक्सेलरेशन है। 2 और 10 वेलोसिटी है, मान लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, तो भी जीरो से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन है तो भी चलेगा, वेलोसिटी होगा फिर भी आ जाएगा। अब इसमें बताइए तो, अब ये भी चल रहा है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है, और इसकी भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स नहीं लग रहा है किसी पे फोर्स, तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, जीरो। सर नहीं friction- लगेगा नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, समझ गए क्या। अब इस क्योंकि बार सर ये बताइए, दोनों एक साथ मूव कर। इस बार बताइएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इस बार इसको हम एक्सेलरेशन दे दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किधर फ्रिक्शन लगेगा ए और बी के सर बीच? आगे। सर ए के लिए पीछे और बी सॉरी बी के लिए पीछे और ए सर के लिए आगे। अपोजिट ऑफ ए। राइट, ए के लिए आगे लगेगा फ्रिक्शन, और क्योंकि बी ये के लिए पीछे पीछे छूट, ये फास्ट होते जाएगा ना, तो ये ए बेचारा पीछे रहने लगेगा, तो ए क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको हेल्प करेगा, है ना, आगे आने के लिए, राइट। फ्रिक्शन है कर सर, अभी जैसा आपने बोला सर अपोज कर। अपोज किसको करता है, रिलेटिव स्लिपिंग को। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, ये रॉन्ग, लिखिए स्टेटमेंट, ये अगर ऐसा ट्रू फॉल्स में आ गया, ऐसा स्टेटमेंट देखिए तो, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स, फ्रिक्शन सर अपोजिट। False अभी है। या तो फॉल्स है सर, बट यहाँ पे अगर स्कूल में दे दिया तो सर ट्रू ही लिखना पड़ेगा। स्कूल, हाँ स्कूल में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में उतना नहीं होता है। फ्रिक्शन अपोज का सपोर्ट भी करता है, देखिए इस ट्रक में हम पीछे से रखे थे सामान, एक ट्रक में पीछे सामान रख के चल रहे हैं, तो क्या इसको हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, बताइए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये गिर जाएगा नीचे सामान, हेल्प कर, हाँ। ये ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सामान इधर नीचे आके गिरने लगेगा, है कि नहीं। हाँ सर। एक मूवी कौन हम देख रहे थे, ऑल द बेस्ट एक मूवी था, उसमें ऐसे ही सामान लेकर ट्रक के पीछे जा रहा था तो उसका सब नीचे गिर रहा था सामान, आपने किसी ने देखा है क्या। नहीं। अब मूवी में कभी कभी ऐसे दिखाता है ना, कॉमेडी सीन होता है तो कि ट्रक के पीछे सामान रखा है, ये इधर गिरने लगता है सब, अगर ये और एक्सेलरेट करेगा तो और जल्दी जल्दी गिरेगा ना पीछे से सामान सब, तो फ्रिक्शन यहाँ हेल्प कर रहा है इसको, राइट। तो फ्रिक्शन क्या अपोज करता है, एक बार बता दीजिए मुझे, फ्रिक्शन क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, ओके। क्लियर हुआ क्या। अब ये कीजिए, इस बार खुद से करना है आपको ट्राई ना। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg का है और ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और इधर से F फोर्स लगाए हैं, F कोएफिशिएंट ऑफ कितना कितना है, 0.15 है यहाँ पे, बॉल के पास है 0.15 और यहाँ पे है 0.1। कितना फोर्स लगाएंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ट्राई कीजिए तो आप लोग। फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर विच दिस सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मिनिमम वैल्यू फोर्स का कितना होना चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रह ही जाएगा, है ना। मिनिमम कितना लगाएं कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए सिस्टम।
सर ये क्वेश्चन जेई मेंस का है। हाँ जेई में आया हुआ है। आंसर, इसका आंसर 30 सेंट इवान। हाँ सर। आप 30 किसका आंसर सेंड किया इसी क्वेश्चन का? सर मैंने 30 नहीं भेजा। ओ सर शायद सर नहीं सर, वो पहले किसी के लिए पहले भेजा का, था। ठीक है। अब ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या आप लोग को 5 मिनट्स का? सर एंड में दे अभी समझिए ब्रेक ही है, जिसको ब्रेक पे जाना है अभी आ सकता है ब्रेक से होकर। अभी 6:12 हो रहा है ना, 6:17 में इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको हम। 6:17 में आप चैट बॉक्स में आंसर सेंड करते रहिए अपना, और ये ब्रेक भी है सर समझिए। पर वो सर वो जेई वाले क्वेश्चन में मास 20 और 100 था, मुझे उसका आंसर भी याद है। हाँ तो ये हम जैसे भी इसके अकॉर्डिंग करना है, जो मैंने यहाँ पे दिया है वो उसके अकॉर्डिंग। अब ब्रेक है, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, सो सकते हैं ब्रेक में।
ब्रेक से आ गए ना आप लोग? चैट बॉक्स में चेक कर लेते हैं क्या आंसर आया है सबका। 200 और 800, 8000 ऐसे ऐसे आंसर आ रहा है। सर जो मैंने 8000 भेजा था, मैंने उसमें एक 0 एक्स्ट्रा कर दिया था, इसीलिए मैंने ओके, आपको 800। तो चेक करते हैं ये मान लेते हैं एफ का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? तो पहले सिस्टम का इक्विलिब्रियम करें कि पहले 2 kg का, किसका करना चाहिए पहले मुझे? 2 kg। पहले 2 नहीं, kg का। सिस्टम का करना चाहिए सर, क्योंकि अगर वो हो गया तो 2 kg वाला अपने आप हो जाएगा। 2 kg का अगर चेक करेंगे पहले तो क्या आएगा देखिएगा। 2 kg का इक्विलिब्रियम के लिए नीचे की तरफ फोर्स 2 kg पे कितना लगेगा? 20, है ना? नीचे कितना लग रहा है? 20 लगेगा इस पे। mg लगेगा ना, फोर्स mg। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ सकता है? ये फ्रिक्शन के इक्वल आना चाहिए। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू हो गया 0.1, तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए 200। कितना होना चाहिए? 200। तो फोर्स भी 200 लगाएगा तो ये काम चल जाएगा इसका 20। लेकिन क्या 200 फोर्स से ये 10 इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या? ये चेक कर लेते हैं 200 के लिए। तो अब पूरे इसके लिए पूरे सिस्टम को, तो 10 kg पे भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? वही 200 ही लगेगा ना? 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए, हम बनाते हैं 10 kg का। 10 kg पे इधर से लगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर से फोर्स कितना लगेगा? क्या 200 लगेगा? क्योंकि 10 ने 2 को कितना लगाया था? 200 लगाया था, तो 2 भी 10 को 200 लगाएगा। तो यहाँ से फिर से मुझे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फिर से 200 आ जाएगा, है कि नहीं? ये अलग आएगा नॉर्मल सर वो रिएक्शन से। ऊपर वाले में 200 कैसे आया? हाँ, 200 कैसे आया देखिए, स्टार्टिंग से करते हैं। 200 कैसे आया है देखिएगा ध्यान से। हाँ, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। देखिए 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। 2 kg ऑब्जेक्ट, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है एक बार बताइए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20, mg। इधर से लग रहा है F, और इधर से क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन 10 kg 2 kg पे एक्सर्ट कर रहा होगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है 2 kg? या मूव करने की टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? 0। 0, हाँ। तो क्या n इक्वल टू F होना चाहिए? हाँ सर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इधर फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए 20 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स। हाँ। तो 20 ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। तो 20 इक्वल टू म्यू गिवन है कितना? 0.1, और n, तो n इक्वल टू कितना आया बताइए? हाँ सर ठीक है। 200। तो n और f देखिए इक्वल है ना दोनों। तो n 200 तो f भी 200। तो इससे इक्विलिब्रियम में सिर्फ 2 kg रहेगा। 10 रहेगा कि नहीं, आइए चेक करते हैं। 10 के लिए कैसे करें बताइए जरा। 10 के लिए या पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम अगर देखें तो पूरे सिस्टम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? 120। 120 लगेगा ना डाउनवर्ड। अब ये फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, अब जो भी करना है इसी को करना है कि नहीं? सिस्टम को बचाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पे है ना, वॉल पे जो फ्रिक्शन है वो, राइट? तो डाउनवर्ड 120 फोर्स लगा, तो म्यू इंटू एन का वैल्यू भी 120 आ रहा है क्या? देखिए म्यू 0.15, और एन आपने बोला था 200। तो 200 अगर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये तो 30 ही आ रहा है ओनली। तो 30 कैसे बैलेंस करेगा 120 को? नहीं कर पाएगा ना। नहीं सर। सर एक डाउट है। बोलिए। सर 2 kg वॉल से तो कांटेक्ट में नहीं है, तो उसको क्यों लिया हमने? मतलब टोटल मास में सिर्फ 100 को ही लेना चाहिए। सर आप म्यूटेड।
मैंने क्या किया था, इसको 10 और 2 दोनों को एज ए सिस्टम कंसीडर किया था यहाँ से यहाँ तक। तो इस सिस्टम के लिए ये वॉल एक्सटर्नल हुआ कि नहीं? इंटरनल एक्सटर्नल में Yes. डिफरेंस समझिए। हाँ और फ्रिक्शन भी क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, ये वॉल लगा रहा है उस पे। हाँ समझ गए क्या? हाँ सर समझ अच्छा, इस पे एक्सटर्नल क्या क्या हो गया, एफ हो गया अप्लाइड, और इन दोनों का mg कितना 30, सब बस 120 इतना ही एक्सटर्नल है, और कोई एक्सटर्नल नहीं है कि नहीं? 100 रॉन्ग हो गया, क्यों पता चला क्या सबको? क्योंकि 200 सिर्फ 2 kg को इक्विलिब्रियम रख पा रहा है, लेकिन 10 को नहीं रख पा रहा है, यानी 10 स्लाइड करना शुरू कर देगा। मुझे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो पूरे सिस्टम के लिए आइए चेक करते हैं। एफ फोर्स जो है वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अभी पूरे सिस्टम के लिए, तो एफ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आया 30, तो इसको प्रिवेंट कौन करेगा, स्लिपिंग से कौन प्रिवेंट करेगा, यही फ्रिक्शन करेगा। क्या फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखना चाहिए मुझे? नीचे 120। नीचे 120, हाँ 120 हो गया, नीचे हो गया है 120, सही है। 120 इक्वल टू म्यू इंटू एन, यस। तो म्यू कितना होना चाहिए 120, म्यू तो 0.1 लेके 0.15, 0.1। और नॉर्मल फाइंड करना है मुझे, तो n इक्वल टू आ रहा है 120 अपॉन 0.15, तो कितना आएगा ये? 800। 800 लगना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। अब 800 लगेगा तो क्या होगा, दोनों बच जाएगा स्लिप करने से। खाली 200 लगाएंगे तो ये 2 तो बच जाएगा, लेकिन ये 10 मूव करने लगेगा, है कि नहीं? 10 स्लिप करने लगेगा। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने के लिए कितना चाहिए, 800 चाहिए। अब दोनों के लिए इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा 8 पे। आइए इंडिविजुअली करते हैं, 2 kg के लिए चेक करते हैं इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। इधर से मैंने लगाया 800, राइट, और इसमें नीचे आने की टेंडेंसी कितने की है, 20, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू 0 और एन 800, तो क्या ये 80 आया? तो 80 आया तो ये क्या अपवर्ड मूव करने लगेगा क्या 80 आने से? नहीं सर। ये एडजस्ट कर लेगा अपना वैल्यू, कहाँ तक एडजस्ट कर लेगा, 20 तक कर लेगा, है कि नहीं? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, 80 तक ये चेंज कर सकता है अपना वैल्यू फ्रिक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 kg का इक्विलिब्रियम। 10 इंडिविजुअली 10 kg का चेक करेंगे। 10 kg पे कौन कौन सा फोर्स लगा, नीचे 100, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कितना लगता है म्यू, यानी 0.15 इंटू कितना लिखे नॉर्मल फ्रिक्शन 800, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, मतलब 2 kg विल ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन 10 kg, राइट? अच्छा, ये 10 kg पे डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा कि अपवर्ड फ्रिक्शन 2 kg, बताइए मुझे। सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो डाउनवर्ड। अपोजिट, यानी 2 kg पे फ्रिक्शन ऊपर लगा तो ये 2 kg 1 kg पे नीचे लगा देगा, यानी ये फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। कितने का लगेगा फ्रिक्शन, 20 का, ये 80 का लगेगा, बताइए 80 का कि 20 का, कितना लिखना चाहिए मुझे? ये सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 80 है, तो अगर कोई भी 20 फोर्स, लिखना है, कितना लिखना पड़ेगा आपको, 20, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। वो फ्रिक्शन फोर्स acting on 2 kg object is action force, and friction of force acting on 10 kg due to 2 kg is reaction force। ये दोनों फ्रिक्शन आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है, राइट? सर वो 2 kg जो 10 kg पे लगाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन? नीचे लगाएगा, नीचे। एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट? हाँ सर। तो एक्शन किधर लगा, 2 kg पे ऊपर लगा, नीचे गिरने से रोक रहा था उसको। तो 10 ने 2 को क्या किया, 10 ही तो लगाया 2 पे किसने फ्रिक्शन लगाया, सही, 10 kg का सरफेस। तो रिएक्शन किस पे लगेगा, 10 kg पे लगेगा, किधर लगेगा, एक्शन के अपोजिट, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
तो ये 120 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया इस पे, तो 120 को क्या ये बैलेंस कर पाएगा? 800 इंटू 0.15 कर पाएगा क्या? हाँ सर, एग्जैक्टली इक्वल। आ रहा है ना 120। तो अब दोनों इक्विलिब्रियम में हो गया कि नहीं? इंडिविजुअली भी देखिए चेक कर लिया हम दोनों का, और पूरे सिस्टम का भी चेक कर लिया एक साथ। सर हाँ, सर 667 में भी हो रहा है सर। 667 में चेक करें क्या? हाँ सर। 667 में कैसे होगा? यहाँ 667 लिखेंगे, और उसमें हमने 2 kg का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है सर, इसलिए 667 में हो रहा है। इसीलिए आ गया होगा, ये वाला नहीं लिए होंगे रिएक्शन फोर्स, है ना? समझे क्या रौनक? यस सर। सर एसटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एचसी वर्मा में है ये क्वेश्चन ना? नहीं सर, एसटी में पूछो, हाँ। एसटी। तो ये सिंपल ही है कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाएंगे कि नहीं? लेकिन मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, है ना? खाली फंडामेंटल जानने से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? सर तो ऐसे किसी भी केस में सर पूरे सिस्टम का अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो सर पूरा इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। पूरा इक्विलिब्रियम, हाँ, पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम में चेक करना है, और उसके बाद इंडिविजुअल का भी चेक करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मान लीजिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो स्लिपिंग भी हो सकता है। तो एसी सर वर्मा में ऐसा क्वेश्चंस सर है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या सर, मतलब 2 से ज्यादा ब्लॉक्स एक के ऊपर है एक ना? में? ऐसा क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक का क्वेश्चन है एससीबी में। देखिए तो एक्सरसाइज में कितना नंबर है? 43 क्वेश्चन नंबर, या 30 ऐसा कुछ है, 23 है कि 34 है, ऐसा कुछ है। देखिए तो एससीबी में कितना नंबर है क्वेश्चन? एक ब्लॉक के ऊपर 3 ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, एक के ऊपर एक, फिर एक और। कितना नंबर क्वेश्चन है देखिए तो एससीबी का एक्सरसाइज फ्रिक्शन का? 2 मिनट। सर जो वॉल्यूम 1 में है। हाँ सर जो पहले आपने पुली वाला क्वेश्चन दिया था, आप उसका सॉल्यूशन बता सकते? हाँ, बताएंगे सब, अभी थोड़ा कॉमन बताते हैं सबको समझ में आने वाला, ठीक ना? वो भी आप ट्राई कीजिएगा, वो सब हो जाएगा, सब जेई मेन का ही क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा सर आपने जैसा कि। नहीं है ऐसी में ऐसा क्वेश्चन बताइए, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक नहीं है क्या? तो 3 ब्लॉक का बोला ना। 3 ब्लॉक वाला नहीं है, रुकिए हम बता रहे हैं कितना नंबर है क्वेश्चन एचसीबी में। क्वेश्चन नंबर सर आप अभी एक क्वेश्चन देने वाले थे ना? हाँ, तो अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ दिया है y इक्वल टू 2x², ये ग्राफ है, और इसमें बोला है, मतलब ये कुछ तो ऐसा होगा ग्राफ, क्या बोला जैसा, और इसमें एक रिंग के जैसा बीड उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना? या रिंग कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट। अब ये रेस्ट में है, पहले से किस में है ये? रेस्ट में रहेगा तो ये यहीं पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा? बताइए, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये क्या एंगल पे रहेगा, किसी एंगल पे रहेगा कि एकदम यहाँ पे रहेगा? वर्टिकली स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में रहेगा, राइट? तो स्ट्रेट रहेगा क्योंकि mg की वजह से। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको कुछ एक्सेलरेट कराते हैं, इस पैराबोला को इधर ए एक्सेलरेशन दे दिया मैंने, ए इक्वल टू सपोज कीजिए इस एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने 2 दे दिया, तो क्या वो वहीं पे रहेगा कि लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा कि राइट? तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, है ना? तो आपको यही एंगल पता करना है कि कितना एंगल ये आ गया है इधर। ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या? ये वाला तो एंगल सर्कुलर मोशन से होगा ना सर? ये सर्कुलर नहीं है, पैराबोलिक है।
तो भी नया क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी करेंगे। तो सर्कुलर और इजी हो जाएगा। ये पहले पैराबोलिक कीजिए। सर ये तो चलते जाएगा ना सर, कोई फिक्स नहीं रहेगा ना। फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे आएगा ना, बी पॉइंट पे आएगा कि नहीं, ये बताइए। सर तो बी पॉइंट आके रुक जाए, रुक नहीं जाएगा ना सर, वो आगे बढ़ते रहेगा। रुक जाएगा वहां पे जाके, हमेशा आगे नहीं बढ़ते रहेगा उस पे, क्योंकि इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने लगेगा इधर। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो सूडो को बैलेंस कर लेगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ये समझे क्या? हाँ सर समझ आ गया। इसका मास क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर इसका मास आप m ले लीजिए। मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कैंसिल हो जाएगा मास, है ना। तो ये आपको पता चला कि किसी सर्टेन हाइट पे जाके क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि इसको ये जो सपोर्ट है वो नॉर्मल रिएक्शन देने लगेगा, और इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा ना। कितना लगेगा? ये 2m है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रेम में जाके बैठ गए, अंदर फ्रेम में बैठ गए। अब क्या करें बताइए, फ्रेम में बैठ गए यहाँ, तो इस पे फोर्स लिखेंगे। इस पे क्या क्या फोर्स है बताइए, इस रिंग के ऊपर। एक इधर की तरफ फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका खुद का mg होगा इसका वेट, और इधर एक सूडो फोर्स होगा। सूडो फोर्स कितना रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। सर इसे लैमिस थ्योरम से करेंगे ना? लेमिस भी लगाएं, देखते हैं लेमिस से हो जाएगा तो सही है। मुझे थीटा निकालना है, थीटा। तो क्या करें बताइए, थीटा कौन सा एंगल था, कौन सा एंगल था, ये वाला था थीटा, यही था ना। तो हाँ क्या ये सर वही वाला। राइट, सर रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सही है। तो हाँ रिजोल्यूशन सर देख सही। कर देते हैं, एन का रिजोल्यूशन कर दिए तो एन एन कॉस आएगा कि साइन। कॉस। कॉस 90 माइनस कॉस थीटा आएगा। मतलब साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होगा ना सर? कॉस सर 90 माइनस थीटा तो सर साइन एन बन कॉस जाएगा, 90 माइनस थीटा और तो ऊपर साइन होगा थीटा। साइन तो ऊपर बन जाएगा कॉस। सही है कि गलत है बताइए। सही है। हाँ सर सही है बिल्कुल सर। सही है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो टोटल डाउनवर्ड, टोटल अपवर्ड, टोटल राइटवर्ड, टोटल लेफ्टवर्ड कर दें क्या, इक्वल इक्वल। यस। यानी कि मुझे क्या लिखना चाहिए, एन कॉस थीटा को इक्वल लिख देना चाहिए mg के फॉर इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखना चाहिए, एन साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताइए, 2m, है कि नहीं। सर दोनों को 2m डिवाइड तो कर सर दीजिए। स्यूडो फोर्स है ना, तो सर स्यूडो फोर्स भी कुछ एग्जिस्ट करतेगा क्या सर? वो तो सर इमेजिनरी होता है ना। तो क्यों उसका जब काम, क्यों इमेजिनरी, इमेजिन ही क्यों करेंगे, उसका कुछ यूज था तभी तो इमेजिन किए थे। क्या यूज था बताइए एक बार, याद है तो। हाँ सर वो लिफ्ट वाले केस में उसका यूज था सर। खाली लिफ्ट वाले में नहीं, एक्सेलरेटेड नॉन फ्रेम कोई भी, इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर नॉन इनर्शियल के कोई भी क्वेश्चन में उसका यूज हो सकता है। एक्सेलरेट कर रहा हो तो यहाँ हम जाकर इसको ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। ग्राउंड से इक्विलिब्रियम में दिखेगा क्या आपको, ये तो नहीं सर ग्राउंड से तो सर अलग दिखेगा। अलग से दिखेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। बताइए यस और नो, 2 मीटर से दिखेगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आइए डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या मिला मुझे, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला जी भाई। बताइए, tan थीटा कितना मिल गया, G/2। 2/g। 2/g। हाँ सर सॉरी सर 2/g। m से m कट गया ना, 2/g। तो आ गया कि नहीं, देखिए 2 और g नंबर 1। सर 0.05। हम्म, अच्छा ये tan थीटा जो आया यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बार लास्ट, ये थीटा है। तो ये tan थीटा क्या चीज होता है, tan थीटा किसी भी ग्राफ में tan थीटा स्लोप होता है क्या उसका, स्लोप सर स्लोप। tan थीटा स्लोप होता है। यानी कि ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ, इस पे यहाँ हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो एक मिनट इसको ऐसे कर लेने दीजिए मुझे। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें
तो क्या स्लोप भी मुझे tan थीटा से मिलेगा इसका, लेकिन ये कितना आएगा थीटा, ये बताइए, इस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या उसको? सर ये ये आया था 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा, टेंजेंट पे नॉर्मल 90 होता है, तो ये 90 हो जाएगा ना? नहीं आ रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? देखिए ये थीटा है तो ये 180 90, थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा होगा ना, और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, थीटा तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? बताइए मुझे 180 माइनस थीटा। तो अगर इसका स्लोप निकालें हम इस कर्व का, इस पॉइंट पे स्लोप अगर निकालें तो क्या आएगा, dy बाई dx आएगा ना, dy बाई dx, तो वो क्या आ जाएगा 4x। क्या dy बाई dx 4x आएगा? यस और नो बताइए। यस अगर मुझे पूछता कि इसका x बताइए कि कितना है, या मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे ये इक्विलिब्रियम कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, ये x बताइए, तो बता सकते हैं क्या? ये 4x को इसके इक्वेट कर देंगे 2/g के, इक्वेट कर पाएंगे कि नहीं 4x को 2/g से? नहीं सर, नहीं समझ में आया। नहीं नहीं समझ समझे। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोलता कि आप बताइए कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, ये x बताइए मुझे इसी क्वेश्चन में। आपने थीटा तो बिल्कुल सही बताया, अब अगर ये क्वेश्चन होता कि आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं क्या, कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये एंड पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? क्वेश्चन समझ गए क्या आप लोग? हाँ सर इसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, बस काम खत्म, ये क्वेश्चन है मेरा। कैसे बताएंगे बताइए? सर 4x इक्वल टू 2/g कर सकते ये ऐसे है ना, तो आपने बताया था कि सर ये जो रिंग है यहाँ पे आकर रुक जाएगा थीटा एंगल, तो अरे ये सर चूंकि x और y 0 किधर है सर, वो लोएस्ट पॉइंट पे 0 है क्या x और यहाँ y? पे 0 0 है, ये 0 0 है। ओ, नहीं ये 0 0 नहीं था, गलत हो गया। पैराबोला में 0 0 कहाँ लिए थे इसमें, y इक्वल टू 2x स्क्वायर में, सर वर्टेक्स पे आपने लिया। वर्टेक्स, अच्छा लोएस्ट पॉइंट पे। ये लोएस्ट पॉइंट पे ये था ना 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है, इसका x और y बता पाएंगे क्या, ट्राई कीजिए तो। यहाँ पे स्लोप अगर फाइंड करें हम, स्लोप ऐसे, तो स्लोप का वैल्यू क्या आया था, dy बाई dx, है कि नहीं? 1/20 है तो dy बाई dx कितना आया था, 4x आया था ना, 4x। तो dy बाई dx यहाँ से जो आएगा, dx इस ग्राफ का ये ओरिजिन लिए हैं, देखिए ये ओरिजिन लिए थे ऐसे, तो ये dy बाई dx ये वाला एंगल आया था, है कि नहीं? tan थीटा का ही वैल्यू आएगा ना, tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू मैंने देखिए ऑलरेडी निकाल कर रखा है यहाँ, तो ये tan कितने का वैल्यू है एक बार बताइए तो, tan कितने का वैल्यू है ये, थीटा 2/g, तो इसको 2/g से 4x को इक्वेट कर दें क्या, 4x को? सर नहीं समझा। सर नहीं समझा सर आप इक्वेट क्यों करें? क्योंकि मुझे x चाहिए ना, तो x कैसे फाइंड करें बताइए अब, और क्या मेरे पास कुछ और ऑप्शन है सर क्या? एक और बार आप एक्सप्लेन। अच्छा 4x तो समझ में आ गया सबको कि स्लोप 4x आएगा, वो समझ आ गया हाँ। अब मुझे x फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करें, ये x फाइंड करना है यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड कर पाएंगे? दूसरा उपाय नहीं आपके पास, तो हम ये करें इसके लिए कि मैंने यहाँ पे ये tan थीटा का वैल्यू फाइंड करके ऑलरेडी रखा है कि tan थीटा कितना है, कितना था tan थीटा बताइए, 2/g। और स्लोप का डेफिनेशन याद कीजिए, तो स्लोप किसको बोलते थे, tan थीटा। tan थीटा तो क्या ये 2/g जो है वही स्लोप है क्या? हाँ सर। और उधर से हम लोग स्लोप निकाले थे तो 4x आया था, तो यानी कि जो 4x आया है और इधर जो tan थीटा आया है, ये दोनों तो स्लोप ही इंडिकेट कर रहा है ना, हाँ सर। समझे क्या? तो इसलिए आप लिख हाँ सकते हैं 4x इक्वल टू 2/g, तो x कितना आ गया बता दीजिए, 1/2 नहीं 2/4, 1/2g 1/20 सर हाँ 1/2g। वही मतलब 1/20 आ जाएगा, राइट। समझ में आया कि अब x बार x मिल गया तो y भी फाइंड कर लेंगे क्या,
क्योंकि y इक्वल टू मैंने दिया था 2x², तो x आपको मिल गया कितना 1/20, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ लग, x इक्वल टू 1 कितना y आएगा 1/200 स्क्वायर 1/200 यानी 1 कितना आएगा 200। 200 नहीं आया समझ में, नहीं आया क्या? आया। ऐसा समझ में आया। ठीक है, तो अभी कितना टाइम है, टाइम हो गया क्या? फिर एक सर आपने ये क्यों बताया सर? 1 मिनट, कौन सा ये y? हाँ सर, मतलब आपने ये सब क्यों बताया सर? हाँ, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूटन लॉ लिखने के लिए नहीं आएगा, वो अप्लीकेशन उसका आएगा कि लिफ्ट में आप बैठे हुए हैं, फिर लिफ्ट, अब ये वाला क्वेश्चन एक ग्राउंड से भी होता है और लिफ्ट से भी होता है कि नहीं बताइए मुझे। ये ग्राउंड पे हम देंगे तो आप आराम से कर लेंगे, ये लीजिए इधर 2 kg इधर 4 kg, आपसे पूछेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नहीं बता पाएंगे क्या आप? कैसे करेंगे बताइए जल्दी से एक बार। 2 kg 4 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर कितने से ये नीचे जाएगा बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड सिर्फ बताइए अनम्यूट करके। सर वहाँ पे सर 4g - t विल बी इक्वल टू 4a, और सर 2 के लिए सर हाँ t - 2g यस, विल बी जल्दी इक्वल से बता, इसके लिए लिखेंगे 4g मतलब 40 और ऊपर t मान लेंगे, तो 40 - t इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए क्या करें, इसके लिए सर पहले वहाँ। t लिख दें क्या, t हाँ - 20 इक्वल टू 2a। कितने वेरिएबल है इक्वेशन में, जल्दी से सर बताइए 2। कितना वेरिएबल? तो 2 सर दो 2। वेरिएबल, 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ प्लस सर, कर हाँ देंगे, हो अच्छा जाएगा। अब इसमें बताइए, इसमें क्या होगा, एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर गया a इक्वल टू 2 से। तो सर इसका अब एक्सेलरेशन सर g नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा g+a। अब इसमें पूछा कि अब बताइए कि कितना एक्सेलरेशन से, ये 2 kg है ये 4 kg, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ लेगा, आप बताइए। तो एग्जाम में आया कि विथ विच एक्सेलरेशन दिस ऑब्जेक्ट विल मूव, तो आपको समझना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड। ग्राउंड तो ग्राउंड वाले को तो कॉम्प्लेक्स मोशन दिखेगा इसका, क्योंकि ये ऊपर जा रहा होगा, अच्छा ये नीचे जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो उसको रिजल्टेंट दिखेगा ना इन दोनों एक्सेलरेशन का। तो हाँ पहले सर। पहले कैसे करेंगे, लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे और लिफ्ट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, कैसे, इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, लिफ्ट के अंदर से। सर 2 के लिए सर 6 आएगा, और सर 4 के लिए सर 2 आएगा। आंसर मत बताइए, आंसर मत बताइए, पहले मुझे सिखाने दीजिए सबको, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए इस क्वेश्चन को। लिफ्ट के अंदर जाने पे क्या मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाँ सर, सूडो अब फोर्स। इक्वेशन क्या लिखेंगे जल्दी बताइए आप, नीचे 40 ऊपर t और इसका एक्सेलरेशन है 2 ऊपर की तरफ, तो एक नीचे और फोर्स लेना पड़ेगा मुझे, कितना लेना पड़ेगा, 4 × 2 4 8, 4 × 2 8 8 राइट। तो इक्वेशन बताइए क्या लिखेंगे, 48 - t इक्वल टू 4a, लेकिन ये a मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मिलेगा। सर ऑब्जर्वर जो अंदर है जो सर। लिफ्ट के अंदर। फिर ऐसे ही दूसरे का इक्वेशन लिख लेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे लिफ्ट के रिस्पेक्ट टेंशन सब मिल जाएगा। तो हाँ ग्राउंड के सर। रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, 2 kg का एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो आएगा ना उसमें ये ऐड कर देंगे, ये वाला 2 लिफ्ट का एक्सेलरेशन, राइट। हाँ नहीं सर। समझ में आया? सर आया सर, सर। आया, सर 2 का आया। सर j कैप होगा, तो इसमें j हाँ कैप हाँ j कैप सही सही। प्लस। Okay, so that's all for today and try to solve exercise of your module and also HC वर्मा। अगर आपको एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करना है तो HC वर्मा भी करना पड़ेगा, खाली मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा। क्लियर है क्या बताइए? सर एक क्वेश्चन है, हाँ